हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। आज से हम इतिहास की एक कंप्लीट सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ए टू जेड सीरीज। ये सीरीज आपको टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी हिस्ट्री एंड यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसके अलावा अगर आप कोई अन्य परीक्षा दे रहे हैं जिसमें इतिहास एज अ सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर भी ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इतिहास की बारीकियों को समझने के लिए ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको इतिहास से डर लगता है तो हमारी इस सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं और जुड़कर आप इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं। यकीन मानिए इसके बाद आपको इतिहास बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। इस पूरी सीरीज को हम क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाएंगे जिससे इतिहास का कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट छूट ना जाए और सभी अवधारणाएं भी आपको आसानी से समझ में आ सकें। क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के लिए हमें इतिहास की क्रोनोलॉजी या टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे इतिहास की टाइमलाइन को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मानव सभ्यता के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जब जीवन की उत्पत्ति हुई फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मनुष्य की उत्पत्ति के बाद मनुष्य जब उत्पन्न हुआ तो मनुष्य ने रहना प्रारंभ किया, फिर ग्रुप बनाए, फिर सभ्यताओं का विकास हुआ। और इन्हीं सभ्यताओं का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम इतिहास कहते हैं। या इन्हीं सभ्यताओं के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और जब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो जो भारत में पाई जाने वाली सभ्यताओं की जब हम बात करते हैं तो इस पूरे इतिहास को हम भारतीय इतिहास के रूप में जानते हैं। ठीक है, परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन परिस्थिति जन्य होता है। ठीक है, परिवर्तन जो होता है हर कालखंड में हर एक समय के बाद परिवर्तन दिखाई पड़ता है हमें। इतिहास में भी, भूगोल में भी, पृथ्वी पर भी, हर जगह मनुष्य में भी समय समय पर परिवर्तन देखे गए। तो परिवर्तन जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, आगे आने वाली जनरेशन्स में कुछ ना कुछ बदलाव होगा ताकि वो इस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ढाल सकें। इसीलिए परिवर्तन ज़रूरी होता है, चाहे वो इतिहास में हो, भूगोल में हो, मनुष्य में हो, सभ्यताओं में हो। और ये सारे परिवर्तन को हम किस में पढ़ते हैं, इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो परिवर्तन ज़रूरी होता है और परिवर्तन परिस्थिति जन्य होता है, अर्थात परिस्थितियां ही परिवर्तन को जन्म देती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टाइमलाइन की। भारतीय इतिहास की टाइमलाइन कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले अगर बात करें इतिहास की तो इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आगे ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, और पाषाण काल को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल में एक लंबा समय आता है, इसीलिए पुरा पाषाण काल को फिर से हम तीन चीजों में विभाजित करते हैं। पहला आता है निम्न पुरा पाषाण काल, अगला आता है मध्य पुरा पाषाण काल और अगला आता है उच्च पुरा पाषाण काल। यानी कि प्रागैतिहासिक काल को हम बांटते हैं पाषाण काल में, और पाषाण काल के अंतर्गत पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आता है। चूंकि पुरा पाषाण काल एक लंबा समय होता है इसीलिए इसे भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है हमारा निम्न पुरा पाषाण काल, अगला आता है हमारा मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा जो आता है वो आता है हमारा उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम क्रोनोलॉजी को समझ रहे हैं तो पहले हम उसे समझ लेते हैं। अगला आता है हमारा आग्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसे हम आग्य इतिहास कहते हैं। इसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और सूत्र काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है महाजनपद काल से। ठीक है, महाजनपद काल और महाजनपद काल के बाद का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब इसे इसके अंतर्गत क्यों रखा जाता है हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल होता है, वह काल जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, वो होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत हमने पाषाण काल को पढ़ा। यानी पाषाण काल के विषय में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसके लिए हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उसके बारे में हमें समझना होता है तो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इस काल में जो मनुष्य है वो सभ्य नहीं है, पूर्णता सभ्य नहीं है। सभ्य तो है लेकिन पूर्णता सभ्य नहीं है।
और इस काल के इतिहास को पुरातात्विक साधनों से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, पुरातात्विक साधन क्या होते हैं? जैसे कि औजार, ठीक है, उस समय यूज होने वाले जो अलग अलग तरीके के सामान थे, उससे हम इस पूरे इतिहास को निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आज्ञा ऐतिहासिक काल। तो वह काल जिसकी लेखन कला के प्रमाण तो हैं, ठीक है, एक ऐसा कालखंड जिसमें जो लिपि है, भाषा है, उसका विकास तो हो गया था, लेकिन या तो वो भाषा अस्पष्ट है या फिर हम उसे अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो इस काल को हम आगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें लिखित साक्ष्य हैं वो उपलब्ध तो हैं, लेकिन हम उन्हें स्पष्टता पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे आगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इस काल में हम इतिहास को ज्यादातर जो है चीजें कहाँ से, पुरातात्विक चीजों से ही निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि साहित्यिक सोर्स से हम बहुत ज्यादा जानकारी निकालने में अभी सक्षम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल एक ऐसा कालखंड होता है जिसमें हमारे पास लिखित सामग्री भी उपलब्ध होती है और मतलब हर चीज स्पष्ट होती है। जैसे कि अगर हम महाजनपद काल में जब आते हैं, तो महाजनपद काल में हम देखते हैं कि बहुत सारे साहित्य लिखे जाने लगे। ठीक है, उनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक कालखंड वहां से शुरू होता है जहां से हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स आसानी से मौजूद हैं और जिन्हें हमने आसानी से पढ़ लिया है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड जहां पर और सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक सोर्स ही उपलब्ध है। आगे ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड जहां साहित्यिक सोर्स उपलब्ध तो हैं, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सके हैं। और ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड जहां पर हमें साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, लेकिन उनको हम आसानी से पढ़ लेते हैं, इसीलिए ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो हमने प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को पढ़ा। पाषाण काल के अंतर्गत हमने पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल को देखा। पुरापाषाण एक लंबा टाइम फ्रेम है, इसलिए हम इसे फिर से तीन भागों में बांटते हैं: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसके बाद आ जाता है हमारा आगे ऐतिहासिक काल, जिसमें हम सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और सूत्र काल को पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक काल को। अब ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल शुरू होता है महाजनपद काल से। महाजनपद काल के बाद मगध का उदय होता है। ठीक है, 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में से मगध एक महाजनपद था। ठीक है, मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है और नंद वंश आता है। हर्यक वंश के समय में भारत पर ईरानी आक्रमण होते हैं। ठीक है, इसी समय पर जैन, बौद्ध, आजीवक तथा जो अन्य संप्रदाय थे वो भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, रिलेट करने की कोशिश करें कि किस समय पर क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, जिससे हमें इतिहास को समझने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, तो मगध के उदय के साथ हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है और नंद वंश आता है। नंद वंश के समय में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और सिकंदर के आक्रमण के पश्चात जब सिकंदर चला गया, उसके बाद भारत पर मौर्य साम्राज्य का अधिकार हो गया। यानी मगध में किसने अधिकार कर लिया? मौर्यों ने अधिकार कर लिया, और पूरे साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना गया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में हमें कुछ राजाओं को पढ़ना होता है, जैसे चंद्रगुप्त हो गए, बिंदुसार हो गया और अशोक हो गए। ठीक है, ये फेमस राजा हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद अगर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है, उत्तर मौर्य काल जिसे हम कहते हैं, तो उत्तर मौर्य काल में दो चीज़ों से विभाजन देखा जाता है: भारतीय राज्य और विदेशी आक्रमणकारी। ठीक है, भारतीय राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो छोटे छोटे राज्य बने हुए थे, ठीक है, वो उभर करके सामने आते हैं, जिसमें से शुंग वंश आता है, कण्व वंश आता है, सातवाहन वंश आता है और चेदी वंश आता है। ये ऐसे वंश थे जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, इसके बाद विदेशी आक्रमण की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है, यानी कि एक बड़े साम्राज्य का जब विघटन होता है, ठीक है, तो जो छोटे छोटे साम्राज्य होते हैं उन पर विदेशी आक्रमण होना स्टार्ट होते हैं। तो भारत पर इस समय विदेशी आक्रमण होते हैं उत्तर मौर्य काल में, जिसमें सबसे पहला आक्रमण होता है इंडो ग्रीक्स का। ठीक है, सबसे पहला आक्रमण किसका होता है? इंडो ग्रीक्स का होता है। फिर शक आक्रमण करते हैं, फिर पार्थियन या पहलव आते हैं, फिर कुषाणों का आक्रमण भारत पर होता है। ठीक है, फिर कुषाणों ने एक लंबे समय तक भारत की राजनीति को प्रभावित किया। इसी मौर्य काल के समय में, ठीक है, दक्षिण भारत में संगम युग की शुरुआत होती है, या संगम वंश चल रहा था इस समय, और वहां पर तीन वंश थे: चोल, चेर और पांड्य वंश। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जो सातवाहन थे, सातवाहनों का जब पतन हुआ, तो सातवाहनों के पतन के बाद,
ठीक है, दो हिस्सों में बटा ये सातवाहन वंश। एक तरफ वाकाटक वंश आ गया और दूसरी तरफ इक्ष्वाकु वंश का उदय हुआ। यानी सातवाहन वंश के जो अवशेष थे उनके ऊपर कौन बना, उनके ऊपर वाकाटक और इक्ष्वाकु वंश की स्थापना होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये सारे वंश लगातार चल ही रहे थे। इसी दौरान बीच में उदय होता है गुप्त साम्राज्य का। गुप्त साम्राज्य ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के समय में हूण आक्रमण होते हैं, बहुत सारे आक्रमण होते हैं भारत पर, जिसमें से हूणों का आक्रमण होता है। और गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा जिन्होंने प्रभाव डाला वो हूण ही थे। ठीक है, तो हूणों का आक्रमण भारत में किसके समय में होता है, गुप्तों के समय में होता है। जब गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में अपनी जड़ें मजबूत किए हुआ था, उसी समय कुछ अन्य वंश भी थे, जिसमें से वाकाटक वंश, नाग वंश और कदम वंश है। ये दोनों, ये जो तीनों वंश थे, ये गुप्त साम्राज्य के समकालीन वंश थे। ठीक है, इसके अलावा और भी वंश थे या और भी राज्य थे जो, जब हम देखते हैं समुद्रगुप्त का अभियान देखते हैं, जो उसने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, तो वहां से हम देखते हैं कि उस समय पर राज्य और भी मौजूद थे। ठीक है, तो समकालीन जो राज्य थे उनके बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे गुप्तों की स्थिति कमजोर हुई, गुप्तों का पतन हो गया। गुप्तों के पतन के बाद क्या स्थिति बनती है उस पर हम देखते हैं। उत्तर भारत, दक्कन क्षेत्र और दक्षिण भारत में क्या स्थिति बनती है। अगर बात करें हम उत्तर भारत की, उत्तर भारत में हूण आ गए थे जो कि मालवा के क्षेत्र में बस गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो छोटे छोटे वंश, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया है, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो छोटे छोटे राजवंश थे उन्होंने क्षेत्रीय सत्ताओं पर अपना अधिकार जमा लिया था। जिसमें से एक जगह पर हूण बस गए जो कि मालवा क्षेत्र में थे। कन्नौज में मौखरी वंश की स्थापना हो जाती है। वल्लभी जो गुजरात में पड़ता है वहां पर मैत्रक वंश की स्थापना हो जाती है। हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश स्थापित हो जाता है और गौड़ वंश बंगाल में स्थापित हो जाते हैं। यानी कि ये अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं इस समय तक आते आते। ठीक है, और दक्कन के क्षेत्र में गुप्तों के पतन के बाद दक्कन के क्षेत्र में चालुक्यों का उदय होता है। वाकाटक जो गुप्तों के समय से बने हुए थे वो अभी भी बने हुए हैं और इक्ष्वाकु वंश भी अभी तक बना हुआ है। ठीक है, यानी गुप्तों के पतन के बाद चालुक्य वंश, वाकाटक और इक्ष्वाकु वंश बने हुए हैं दक्कन के क्षेत्र में। इसके बाद अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में पल्लवों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस समय तक आते आते, यानी गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में कई छोटे छोटे साम्राज्य हैं या राज्य कह सकते हैं हम उनको, जैसे कि हूण है, मौखरी है, मैत्रक है, पुष्यभूति वंश है और गौड़ वंश है। ठीक है, दक्कन के क्षेत्र में चालुक्य, वाकाटक और इक्ष्वाकु हैं, जबकि दक्षिण में पल्लव अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ठीक है, उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश उभर करके सामने आ जाता है। वो जितने भी वंश हमने पढ़े, जैसे कि बंगाल के गौड़ वंश के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा हूणों के बारे में पढ़ा। इन सबको पराजित करते हुए पुष्यभूति वंश जो है वो उभर करके सामने आता है और उत्तर भारत की पूरी राजनीति को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तर भारत में कौन आ जाता है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जिसका जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ वो हुआ हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के समकालीन अगर हम बात करें दक्कन के क्षेत्र में, तो दक्कन के क्षेत्र में चालुक्य वंश अभी भी बना हुआ था और पुलकेशिन द्वितीय जो हर्ष का समकालीन था वो चालुक्य वंश का प्रतापी शासक हुआ। ठीक है, इन दोनों में युद्ध भी हुए, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में एक राजनीतिक शून्यता देखी गई। ठीक है, हर्षवर्धन के काल तक आते आते कन्नौज को हर्षवर्धन ने इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया कि जो स्थिति कभी पाटलिपुत्र की हुआ करती थी, वही स्थिति इस समय किसकी है, कन्नौज की। कन्नौज पर जिसका अधिकार हो जाता था वो लगभग उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता था। तो इसको लेकर के त्रिकोणीय संघर्ष हुए, जिसमें बंगाल से पाल वंश, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश जो दक्षिण भारत से आया था, उन तीनों में संघर्ष हुए और अंततः ये संघर्ष कई वर्षों तक चला और अंततः गुर्जर प्रतिहार वंशों ने कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों ने जब अपना अधिकार जमा लिया, फिर उसके बाद भारत की राजनीति में एक नए तरीके के परिवर्तन देखे गए। 650 एडी से लेकर के 1150 एडी तक की जो भारत की स्थिति थी, वो उत्तर भारत में, अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत में या उत्तर पूरे उत्तर भारत में, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर भारत में राजपूतों की उत्पत्ति होती है इस समय पे। ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार थे उन्हीं से कई तरीके के राजपूत वंश का उदय होता दिखाई पड़ता है हमें यहाँ पर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो प्रतिहारों की एक शाखा थी, वो जब डिवाइड हुई तो चंदेल बन गए महोबा में, गढ़वाल कन्नौज में बन गए, चौहान अजमेर में बन गए, दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना हो गई, मालवा में परमार वंश आ गया और चालुक्य वंश आ गया कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है,
कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति हूणों से हुई है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो ये क्या इसकी पूरी थ्योरी है वो हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। उत्तर भारत की राजनीति में कौन है? राजपूत बने हुए हैं। और दक्षिण भारत में इस समय तक आते आते यादव वंश, कदम वंश, काकतीय वंश, महान चोल वंश आ जाता है, पांड्य वंश आ जाते हैं, वेंगी के चालुक्य आते हैं, कल्याणी के चालुक्य आते हैं, चेर वंश आता है, होयसाल वंश आता है, पांड्य वंश। ये सारे वंश जो थे ये लगातार बने हुए थे। मतलब लगातार का मतलब ये नहीं है कि लाइन से जब से स्टार्टिंग हुई तब से लगातार बने हुए। कोई वंश स्टार्ट हुआ फिर खत्म हो गया फिर दोबारा से आ गया, इस तरीके से ये वंश लगातार बने हुए थे। राजपूत काल जो था उसी समय पर भारत में सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है पहली बार। ठीक है, भारत पर सिंध, भारत के सिंध क्षेत्र पर जब जो अरबों का आक्रमण हुआ वो किस काल में होता है? राजपूत काल के दौरान होता है। क्योंकि भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो 712 में हुआ था। ठीक है, तो 712 के समय भारत में किसका, जो उत्तर भारत है वहां पर राजपूत काल चल रहा था। ठीक है, इसी राजपूत काल के समय में भारत में महमूद गजनबी का आक्रमण होता है। और इसी राजपूत काल के दौरान भारत में मोहम्मद गोरी का भी आक्रमण होता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी अपने साथ कुछ अपने दास लेकर के आया था और उन्हीं दासों ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो अब यहाँ से हम किस में, मेडिवल हिस्ट्री में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद भारत में गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इसके अंतर्गत हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तुगलक वंश के समय में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य उभर करके सामने आते हैं या नए साम्राज्यों का उदय होता है। ठीक है, सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य बनता है तुगलक वंश से ही। जो इसका दक्षिणी हिस्सा था वहां पर हम देखते हैं कि जो साउथ इंडिया का हिस्सा था वहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और विजयनगर साम्राज्य के ऊपर की तरफ बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है इसी तुगलक वंश के समय में। ठीक है, इसके बाद लोधी वंश के समय में हम देखते हैं कि मुगल आक्रमण होता है भारत पर। ठीक है, जब भारत पर मुगल आक्रमण होता है तो विजयनगर का शासक कौन था? तो विजयनगर का शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस वंश से आते हैं? तुलवा वंश से आते थे। ठीक है, तो विजयनगर की अगर हम बात करें तो विजयनगर में चार वंश आते हैं: संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश और अरावेडु वंश। ये चार वंशों के बारे में हमें कहाँ पढ़ना है? विजयनगर में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली में जब लोधी वंश चल रहा था उसी दौरान भारत पर मुगलों का आक्रमण होता है। और मुगलों का जब आक्रमण होता है तो लोधी वंश पराजित हो जाते हैं और भारत पर मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है। ठीक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी उस दौरान बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो थे वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे समय समय पर। कभी वो अलग हो जाते थे, कभी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाते थे। तो इस तरीके से ये बना रहता था। तो इससे कुछ राज्य थे जैसे बंगाल हो गया, जौनपुर हो गया, कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, आमेर, ठीक है, उड़ीसा, असम, ये सब क्या थे? ये कभी हिस्सा बन जाते थे दिल्ली सल्तनत का, कभी उससे दूर हो जाते थे। तो इस तरीके से ये लगातार चलता रहता था। ठीक है, मुगल आक्रमण के समय भारत में क्या स्थिति थी उसको हम देखते हैं। दिल्ली में किसकी सत्ता है? लोधी वंश की सत्ता है। साउथ इंडिया में विजयनगर साम्राज्य अभी भी बना हुआ है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य विघटन हो चुका है बहमनी साम्राज्य का, और उससे पांच वंश निकल करके आए हैं, पांच राज्यों का उदय हुआ है। जिसमें से एक इमाद शाही वंश है, निजाम शाही वंश है, कुतुब शाही वंश है, बरीद शाही वंश है और आदिल शाही वंश है। ये पांच वंश निकल करके आते हैं बहमनी साम्राज्य से, जिसमें बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सारी चीज़ें निकलती हैं और इन्हीं में ये सारी जो रियासतें हैं ये बन जाती हैं। ठीक है, मुगल आक्रमण के समय भारत में पुर्तगाली आ चुके हैं। विजयनगर साम्राज्य उनको संरक्षण भी दे रहा था कुछ हद तक, क्योंकि विजयनगर बहुत सारी मात्रा में उनसे व्यापार करता था। ठीक है, तो मुगल आक्रमण के समय भारत में लोधी सत्ता थी, विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद पांच अलग अलग वंश आए थे। ठीक है, और पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। ठीक है, और इसी दौरान भारत में जब मुगल आक्रमण हुआ, मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है। अब भारत में मुगल वंश या मुगल साम्राज्य आगे बढ़ेगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बाबर आता है। मुगल जब भारत आए तो पुर्तगाली भारत में पहले से ही मौजूद थे। ठीक है, 1498 में पुर्तगाली भारत आ चुके थे। और बाबर कब आया है? 1526 में। ठीक है, यानी कि जो पुर्तगाली थे वो बाबर से पहले आए थे भारत। ठीक है, उसके बाद बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बनता है। और हुमायूं को जो था शेरशाह सूरी ने मार के भगा दिया था। ठीक है,
खदेड़ दिया था, तो उसके बाद भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने यहाँ पर शासन किया कई वर्षों तक। उसके पश्चात फिर भारत में किसका शासन होता है? मुगल सत्ता की पुनः स्थापना होती है, जिसे अकबर करता है। ठीक है, और अकबर के समय में ही अंग्रेजी कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर शासक बनता है और जहांगीर के शासनकाल में डेनिश कंपनी भारत आती है। इसके बाद शाहजहां शासक बनता है और शाहजहां के समय में ही मराठा शक्ति का उदय होता है। ठीक है, पिछली पिछले स्लाइड में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये थी कि जो मराठा शक्ति थी, निजाम शाही और आदिल शाही को पराजित करके मराठाओं ने एक बड़ा सा क्षेत्र प्राप्त किया था और एक नई शक्ति का उदय यहाँ पर देखने को मिला, वो थी हमारी मराठा शक्ति। ठीक है, तो मराठा शक्ति का उदय निजाम शाही और आदिल शाही का जो क्षेत्र था उसी को पराजित करने के बाद मिलता है। ठीक है, तो मराठा शक्ति का उदय किस समय पर हो रहा है? शाहजहां के समय में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद औरंगजेब शासक बनता है। औरंगजेब के समय में फ्रांसीसी कंपनी भारत आती है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो अन्य मुगल शासक थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रह गए, तो सत्ता, जो मुगल सत्ता थी, जो केंद्रीय सत्ता थी, वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में क्या स्थिति बनती है, हम उसको देख लेते हैं। इस समय तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में यूरोपीय शक्तियां लगभग सारी आ चुकी हैं। पुर्तगाली हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, इंग्लिश हैं। ठीक है, ये सारे भारत आ चुके हैं। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो एक केंद्रीय सत्ता थी वो बिखर जाती है, और जब केंद्रीय सत्ता बिखरती है तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। अब इन छोटे छोटे राज्यों में बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, पंजाब, इन सब का उदय हो जाता है। ठीक है, अब इन सब के उदय के बाद भारत में कंपनियों के बीच में संघर्ष स्टार्ट होता है, और कंपनियों का राज्यों से संघर्ष स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के बाद सब में ये होड़ लगी थी कि अब सत्ता की जो चाबी है वो उनके हाथ में हो, यानी कि जो सत्ता है वो उनके हाथ में हो जाए। इसलिए सारी कंपनियां और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो भी संघर्षरत हो जाती हैं। तो अब कंपनियों का आपस में संघर्ष होता है, जिसमें एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हमें देखने को मिलती है, जिसके बाद हमें कर्नाटक वॉर देखने को मिलते हैं। तीन तीन कर्नाटक वॉर होते हैं। ठीक है, जिसमें एंग्लो और फ्रेंच यानी इंग्लिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी आपस में लड़ती हैं, और इंग्लिश कंपनी अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है फ्रेंच कंपनी के ऊपर। क्षेत्रीय राजाओं के साथ युद्ध में हम देखते हैं प्लासी का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध होते हैं। ठीक है, प्लासी का युद्ध था अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के मध्य होता है। ठीक है, जिसमें बंगाल के नवाब हारते हैं और प्लासी के बाद अंग्रेजों की जो ख्याति थी वो बढ़ जाती है। ठीक है, पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध क्षेत्रीय सत्ताओं के बीच में होता है। अगर हम बात करें पानीपत के युद्ध की, तो पानीपत में अहमद शाह अब्दाली और भारत में मराठाओं के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। क्योंकि इस समय तक आते आते 1761 का जो ये समय है, इस समय तक जो मराठा शक्ति है वो अपने चरम पर है। मराठा शक्ति के आगे कोई नहीं था। लेकिन जो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ उसके बाद मराठा शक्ति का पतन तेजी से प्रारंभ हो गया। मराठा शक्ति जो केंद्रीय सत्ता की प्रबल दावेदार थी वो कहीं ना कहीं पिछड़ती चली गई, और यहाँ पर आते आते ये डिसाइड हो गया कि भारत की सत्ता पर जो मराठा शक्ति है वो अधिकार नहीं करेगी। ठीक है, तो अब इसका फायदा उठाया कंपनियों ने, और फिर हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में हमने देखा कि बक्सर के युद्ध में जो नवाब थे वो हार जाते हैं। बक्सर के युद्ध में मुगल सत्ता भी हार जाती है। उसके बाद जो नवाब थे वो भी हार जाते हैं, और अवध के जो नवाब थे वो भी हार जाते हैं, यानी संयुक्त सेनाएं हारती हैं। तो उसके बाद फिर जो अंग्रेज कंपनी थी उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से प्राप्त हुआ, और भारत की सत्ता पर अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का अधिकार हो गया। ठीक है, तो भारत के अंग्रेजों का सत्ता पर अधिकार हो गया। अब अंग्रेजों ने स्टार्ट किए संघर्ष। उन्होंने मराठों से संघर्ष किए, अफगानों से संघर्ष किए, मैसूर के साथ में संघर्ष किया, पंजाब के साथ, बंगाल के साथ, नेपाल, बर्मा और पिंडारियों का भी उन्होंने दमन किया। और इन सभी को दमन करने के बाद कुछ क्षेत्रों को उन्होंने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया, कुछ क्षेत्रों को उन्होंने अपना अलायंस बना करके छोड़ दिया। ठीक है, इसी दौरान भारत में शिक्षा का प्रसार हुआ, तो भारत में सामाजिक एवं धार्मिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी तेजी पकड़ने लगे। ठीक है, फिर 1857 तक आते आते लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो गया, जिसकी वजह से भारत में विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह। ठीक है, इसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का एक पूरा क्रम चलता है।
कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत होती है 1885 से लेकर के, यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 तक पहला चरण चलता है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण चलता है 1905 से 1919 तक। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण चलता है 1919 से लेकर 1947 तक। इसके बाद भारत को मिलती है आज़ादी, और आज़ादी के बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया को मैंने टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हर एक घटना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम इसको जब पढ़ेंगे तभी साथ साथ में पढ़ते हुए चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइमलाइन समझ आई होगी। नहीं समझ आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से एक बार दोबारा से देख लें, आपको पूरी टाइमलाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी। टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे समझ लेते हैं तो इतिहास किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्रमिक विकास इतिहास में किस तरीके से हो रहा है, वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं और बता दूँ, वो ये है कि जब भी कोई केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती है, ठीक है, तो दो तरीके के भारत पर आक्रमण देखने को मिलते हैं, मतलब दो तरीके की चीजें भारत में होती हैं। ठीक है, जब कोई केंद्रीय सत्ता टूटती है तो जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनमें वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है, कि उन्हें लगता है कि अब सत्ता पर हमारे काबिज होने का समय आ गया है, तो वो अपने आपस में संघर्षरत हो जाते हैं, और इसी का फायदा उठाते हैं विदेशी आक्रमणकारी। ठीक है, विदेशी आक्रमणकारी भी भारत में आक्रमण करते हैं इसी दौरान। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इस समय कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं है, तो उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं है। और इसी का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं मौर्य काल का जब पतन हुआ तो आक्रमण हुए। ठीक है, उसके बाद जब हम देखते हैं गुप्तों का पतन हुआ तब भारत में आक्रमण हुए, और उसके बाद जब हर्षवर्धन का पतन हुआ तो हर्षवर्धन के पतन के बाद में भारत में कई तरीके के आक्रमण हुए। तो कभी भी केंद्रीय सत्ता जब कमजोर होती है, तो केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के पश्चात ही भारत में क्या शुरू हो जाता है, संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। एक तो क्षेत्रीय स्तर पर, क्योंकि क्षेत्रीय सत्ताएं अपना वर्चस्व बनाना स्टार्ट करती हैं, और दूसरा इस समय केंद्रीय सत्ता है नहीं तो चलो इस पर अपना अधिकार जमाते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके के आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं। संघर्ष कई तरीके का होता है, एक क्षेत्रीय संघर्ष भी देखने को मिलता है, और बाहरी संघर्ष भी या बाहरी आक्रमण भी हमें देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।